हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हम सफर जगजोत सर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। यहां पे लेक्चर नंबर 5 यकीन 5.0 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर चल रहा था, ये वही चैप्टर है। डेफिनेटली हम लोगों ने 4 लेक्चर अभी तक अटेंड किए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, है ना। और हम लोगों ने देखा था कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हम उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन हम इससे निकाल सकते हैं जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तब। अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट से उसकी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सवालों पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना बड़ा नहीं है, कंपैरेटिवली बाकी लेक्चर से थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं काफी चीजें आज भी कवर करें और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला लेक्चर। यहां पे हम लोग चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं एक सवाल से, जो चीज हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। यहां पे दिया गया पार्टिकल ऑफ चार्ज -15 इंटू 10 की पावर -18 कूलम moving in with a velocity of 10 meter per second along x-axis enters a region where the magnetic field induction along y-axis and the electric field इतना along the z-axis. Now negative z-axis वो दिया हुआ है। If the charge particle continues moving along the x-axis then the magnitude of B. तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। ये लॉरेंस फोर्स का क्वेश्चन है और लॉरेंस फोर्स में हम लोगों को पता है वो लॉरेंस फोर्स 0 तब होता है जब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। यहां पे आप डायरेक्शन वाइज भी देखेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो हम देख भी सकते हैं, क्योंकि यहां जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है और वो -x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अगर हम यहां पे -x डायरेक्शन को दिखाएं, हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये मेरी पॉजिटिव x डायरेक्शन है और मान लेते हैं ये मेरी -x डायरेक्शन है। तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव है, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जा रहा है। सॉरी, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आपको -q चार्ज पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि करंट तो डेफिनेटली यहां इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहां जा रहा है। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। हमने ये प्लस वाई एक्सिस ले ली, ये माइनस वाई एक्सिस ले ली और आउट ऑफ द पेज हम ले लेते हैं प्लस जेड एक्सिस, बाहर की तरफ ले लेते हैं हम प्लस जेड एक्सिस और इनटू द पेज जो डायरेक्शन हम ले लेते हैं वो माइनस जेड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड -x, आउट ऑफ द पेज प्लस z और इनटू द पेज -z एक्सिस हमारी यहां हो जाएगी, ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो ये हमारी डायरेक्शन वगैरह है। अब वो बोल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां है, नेगेटिव z डायरेक्शन में, यानी कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू द पेज लग रहा होगा। ठीक है ना, या फिर आउट ऑफ द पेज। कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड -z डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स आउट ऑफ द पेज लगेगा, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा फोर्स, यानी कि फोर्स मेरा Q इंटू ई मिलेगा। और कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा बोलो, पॉजिटिव z। क्यों, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फोर्स आउट ऑफ द पेज लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल भी अगर हमें चाहिए तो हमें चार्ज पार्टिकल भी ऑलरेडी गिवन है, तो हमें उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चार्ज पार्टिकल भी हम लोगों को यहां पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, राइट। अब हम लोगों से वो क्या कह रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे इसकी वेलोसिटी v दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड हो गई। मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा वाई एक्सिस की तरफ है, तो आप पहले इस पे फोर्स देख लो, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन सोचो कहां होगी, लेफ्ट साइड। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना चाहते हो तो आप देखो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल राइट जा रहा है तो करंट होगा लेफ्ट साइड, यानी कि अपने फिंगर्स को इस तरीके से पॉइंट करो और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और करंट इधर है, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इनटू द पेज लगेगा। और ऐसा ही हम सोच भी रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, इनटू द पेज, यानी कि QVB फोर्स इनटू द पेज। तो वैसे इस क्वेश्चन में इसको देखने की जरूरत नहीं थी, यहां अंडरस्टूड था ये दोनों अपोजिट होंगे, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पर अब हम यहां सॉल्व कर चुके हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ QE QBB के बराबर होना चाहिए। Q से Q कट जाएगा
और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, बी हो जाएगा E डिवाइडेड बाय वी, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 4 और V मेरा यहां पे 10 है, तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो आंसर मेरा 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहां पे। ओके सो स्टूडेंट, यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A charged particle with charge q enters a region of constant, uniform and mutually orthogonal field E and B। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जो कि ऑर्थोगोनल है, यानी कि फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B, मतलब जो वेलोसिटी है वो भी E और B के परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों परपेंडिकुलर है। एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ v, यानी कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी नहीं चेंज करती है चार्ज पार्टिकल की तो नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि यहां पे भी कंडीशन वही है कि नेट फोर्स जो कि होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यहां में थोड़ा डायरेक्शन को देख के करना पड़ेगा, ये जीरो, यानी कि डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा माइनस मैग्नेटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्यू ई लिख सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं माइनस क्यू वी क्रॉस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्यू से क्यू काट देंगे तो यहां से जो ई वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ जाएगा कितना, माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा बी क्रॉस बी। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, माइनस साइन था ना बेटा, ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, तो यहां माइनस बी क्रॉस बी को बी क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से एक चीज समझना, जैसे कि हम लोग साइकिल पढ़ते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं ना, आई क्रॉस जे के होता है, लिखते हैं ना, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। यहां पे अब अगर आप डायरेक्शन वाइज देखो तो मैं इनकी डायरेक्शन के लिए लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं ई कैप लिख देता हूं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं यहां पे भी साइकिल बना सकता हूं। यहां लिख देता हूं ई कैप, यहाँ पे बी कैप और यहाँ पे क्या लिख देता हूं, वी कैप, यानी कि मैं कह सकता हूं बी कैप क्रॉस वी कैप ई कैप है, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं बी कैप क्रॉस वी कैप वो ई कैप के बराबर है। ऐसे ही वी कैप क्रॉस ई कैप ये किसके बराबर हो जाएगी, बी कैप के, ठीक है ना। ऐसे ही ई कैप क्रॉस बी कैप ये बराबर हो जाएगी बी कैप के, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी करके हमें मिल सकती है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि E इज इक्वल्स टू बी वी होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिख सकते हैं, पर डायरेक्शन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं ये, यानी कि अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी का, जो भी E बाई बी है, आप इसको E बाई बी लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ E डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो कैसे आएगी हमारी, E कैप क्रॉस बी कैप करके आ जाएगी, है ना, ई कैप क्रॉस बी कैप करके इस तरीके से हमें मिल सकती है। और अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम यहां से लिख सकते हैं ई बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ई, है ना, किसी को भी अगर हम ध्यान से देखें, यहां से मैं इसको ई को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ई को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये बन जाएगा ई वेक्टर इंटू बी कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं, बी कैप को यहां पे क्या लिख सकता हूं, बी कैप को लिख सकता हूं बी वेक्टर बाय बी, तो यहां बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया है, कोई भी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैंने वही किया है, यहाँ पे पहले ई को ई कैप से मल्टीप्लाई किया, ये मुझे मिल जाएगा ई वेक्टर। अब बच्चा बी कैप को क्या लिख दिया, बी वेक्टर बाय बी, तो नीचे बन गया बी स्क्वायर, यानी कि यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये कैसे आया, ये समझ में मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डायमेंशनली भी फॉर्मूला हमारा सही होना चाहिए और डायरेक्शन वाइज भी सही होना चाहिए। वी की डायरेक्शन ई क्रॉस बी से मिल सकती है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमें पता है यहाँ पे एक बी से बी काट दो तो ई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू वी, ई इज इक्वल्स टू बी वी, ये इसकी डायमेंशन भी सही है, डायमेंशनली भी ये ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ये हमारी करेक्ट चॉइस होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, लाइक एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, B1, B2, B3 आर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, I2 एंड I3, देन द एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL म्यू नॉट I B इज,
याद है एम्पियर सर्किटल लॉ में जब हम बी डॉट डी एल करते थे तो बी किसकी मैग्नेटिक फील्ड होती थी? क्या वो उनकी होती थी जो अंदर है लूप के, या उनकी होती थी जो बाहर है? सोचो, यहाँ पे बी किसकी मैग्नेटिक फील्ड होती थी? याद है आपको किसकी मैग्नेटिक फील्ड होती थी? यहाँ डेफिनेटली बी डॉट डी एल में मैग्नेटिक फील्ड होती थी किसकी? सभी की, सभी की, जितने भी आप लोगों के पास यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट है सभी की मैग्नेटिक फील्ड होती थी। किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो, अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बोलें तो B1, दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड बोलें तो B2 और तीसरे वाले की बोलें तो B3। तो यहाँ पे ये B टोटल होता था, कुछ सब्ट्रैक्ट माइनस नहीं करना, B टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता था। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे B क्या है तो दैट विल बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। प्लस माइनस का मतलब नहीं है यहाँ पे, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी कुछ होगी, किसकी कुछ होगी, किसी भी पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ बी कहते थे। हाँ, जो यहाँ करंट होता था वो डिपेंड करता था लूप की डायरेक्शन क्या है, उससे पॉजिटिव नेगेटिव करंट चूज करते थे, पर बी यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती थी। राइट इक्वेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर द एम्पिरियन लूप शोन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना एम्पिरियन लूप कैसे है, थोड़ा एम्पिरियन लूप को ध्यान से देखो। यहाँ पे ये रहा एम्पिरियन लूप और इसमें डायरेक्शन देखो लूप की, पहले ऐसे है, क्या है, क्लॉक है, एंटी क्लॉक, क्लॉक है ना? और इस वाले में, लेफ्ट वाले लूप में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लूप मेरा ऐसे है, यहाँ डायरेक्शन मेरी एंटी क्लॉक है। ठीक है ना? तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन के लिए जो करंट ऊपर जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस वाले लूप के लिए, लूप 1 की अगर मैं बात करूं, इसके लिए ये मेरा पॉजिटिव करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लूप की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉक। आप ऐसे करके देख सकते हैं, ये करंट पॉजिटिव होगा। I2 और I3 देखो, इसमें लूप की डायरेक्शन क्लॉक है, अपने हाथ को ऐसे करो तो डाउनवर्ड वाला करंट यानी कि I2 इससे जो पास कर रहा है ये पॉजिटिव होगा, बट I3 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये ऊपर जरूर जा रहा है पर यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉक है। एंटी क्लॉक लूप होता तो I3 पॉजिटिव होता, जैसे कि यहाँ पे I1 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, बी डॉट डी एल बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर आप यहां से लिख रहे हो बी डॉट डी एल, तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट टोटल करंट। I1 यहां पॉजिटिव लिया जाएगा, I2 भी लूप के हिसाब से पॉजिटिव लिया जाएगा और I3 नेगेटिव लिया जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यहाँ पे I2 हमारा पॉजिटिव है, I1 हमारा पॉजिटिव है, I3 हमारा नेगेटिव है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। When charged particle enters magnetic field at some angle। अब यहां ध्यान से समझना, आप सोचोगे सर ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में कुछ एंगल होता है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच का एंगल नहीं देख रहे, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में एंगल कितना है। यहाँ पे रियलिटी में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक रीजन में शायद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है यहां से। मान लो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं, इस लाइन के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है। यानी कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है। यानी कि चार्ज पार्टिकल पहले बिना मैग्नेटिक फील्ड के पड़ा था और फिर अचानक से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये पहले सीधा आ रहा था, आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस पे फोर्स लगेगा, ये घूमेगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। यानी कि इस लाइन के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन के लेफ्ट साइड नहीं है। तो पहले ये आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा चार्ज पार्टिकल आराम से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे किस एंगल पे एंटर कर रहा है, लेटस से मैंने बोल दिया कि मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, इस तरीके से एंटर कर रहा है, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है। मैं इसको थोड़ा सा पिंक कलर से दिखा देता हूं। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो ये चलते 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 ऐसे एंटर हुआ, यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है और मैंने मान लिया ये एंगल कितना है हमारा, थीटा। इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा। ठीक है ना? कैसे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पे v है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद क्या होगा, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होगा पर इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेट अस से हमने इस चार्ज पार्टिकल को नाम दिया है q। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन में मैंने ये वाली फिंगर की है, ये रूल याद है ना, इस रूल को भूले तो नहीं है। तो आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन में मैंने क्या करा है, ये वाली फिंगर को किया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको करना है इनटू द पेज और ऐसे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा। डेफिनेटली फोर्स हमेशा वेलोसिटी की, अगर वेलोसिटी इधर है v तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर ही लगता है। यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा होगा कुछ ऐसे, ठीक है। और ये इसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, इसका पाथ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा और ये थोड़ी देर बाद यहां से एग्जिट कर जाएगा, फिर सीधा चलेगा। जब तक वो एग्जिट नहीं करता इतने रीजन में,
यहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सर्कल का हिस्सा है, बट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आने पे ये स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगा। पहले ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं था, जैसे ही एंटर किया है ना, तो पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं था, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं था। यहां आते इस पे एकदम मैग्नेटिक फोर्स लगा, अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, यहां पहुंच गया, अब मैग्नेटिक फोर्स दोबारा से क्या हो गया इस पे, जीरो, अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, अब बाय सिमेट्री जिस एंगल पे ये यहां से जिस एंगल पे ये एंटर किया था, बाय सिमेट्री इसी एंगल पे एग्जिट करेगा। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखो डायरेक्टली। ठीक है ना, टाइम बचता है, इसको ध्यान रखो। अगर ये थीटा पे एंटर कर रहा है तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ही एग्जिट करेगा। और अगर हम सेंटर ढूंढे, देखो ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल का एक हिस्सा है, आप समझ सकते हो, जब ये अंदर मूव कर रहा है तो ये सर्कल का एक हिस्सा है, ये पूरा सर्कल नहीं है। पूरे सर्कल के लिए अगर हम इसका सेंटर चाहिए होगा, ये किस सर्कल में घूम रहा है, इसका सेंटर ढूंढने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, यानी कि हम दो जगह परपेंडिकुलर यहां से डाल सकते हैं। मैं दिखा सकता हूं, यहां पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर डाल दें, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होता है, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर और यहां पे इस वेलोसिटी से निकल रहा है, यहां पे जिस स्पीड से एंटर कर रहा था उसी स्पीड से ये बाहर जाएगा, v स्पीड से एंटर कर रहा था v से ही बाहर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आपकी स्पीड को चेंज नहीं करता। दिस इज द सेंटर। सेंटर ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, अगर हम ध्यान से देखें, जहां से एंटर कर रहा है वहां पे एक परपेंडिकुलर और यहां पे एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर डाल दिए, एक यहां पे और एक यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला, जहां ये मीट करेंगे वो इसका सेंटर होगा। और अब हम ये एक एंगल निकाल सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, वैसे ही ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हैं एक ही ट्राइंगल बन रहा है ना, जहां यहां से यहां तक और यहां तक ये एक ही ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें दो एंगल 90 माइनस थीटा होंगे, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली क्या बन जाएगा अपना, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, तीसरे एंगल को मान लो आपने फाई मान लिया, तो आप लिख सकते हो फाई प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा आपका, ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 थीटा के इक्वल, यानी कि ये वाला जो एंगल आएगा वो 2 थीटा ही आएगा। ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, 2 थीटा। तो अब अगर आप देख सकते हो, आपसे ये एंगल पूछे तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है, ज्यादातर यहां से टाइम पूछा जाता है, टाइम इट स्पेंट, टाइम स्पेंट बाय पार्टिकल, स्पेंट बाय पार्टिकल इन फील्ड, कितना टाइम ये स्पेंड कर रहा है पार्टिकल फील्ड में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, सोचो, पूरा कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है, एक टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर ये पूरे सर्कल में घूमता तो इसको टाइम लगता कितना, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यूबी। अब यहां पे ये पूरे सर्कल में तो घूम नहीं रहा, कितना आर्क बना रहा है, आप देख सकते हो कितने एंगल का आर्क बना रहा है, 2 थीटा का। तो यहां से जो टाइम लगेगा वो लगेगा जितना एंगल ये अंदर बना रहा है, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, जो भी एंगल यहां अंदर बना रहा है 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। थीटा कौन सा एंगल है, जिस एंगल से ये एंटर किया था, थीटा वो एंगल है, जिस एंगल से एग्जिट कर रहा है, जिससे ये एंटर कर रहा है, वो एंगल थीटा है। तो यहाँ पे 2 थीटा आया है, तो 2 थीटा बाई 2 पाई इंटू टोटल टाइम, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आप लिख सकते हो थीटा डिवाइडेड बाई पाई और 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, इतना टाइम वो स्पेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब आप थीटा को पाई से डिवाइड कर दें और 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी रख दें, यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि अगर हमें पता है वो किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है, यहां से थीटा पे एग्जिट करेगा, यहां पे 2 थीटा एंगल बनाएगा, तीन चीजें समझ में आती है, थीटा से एंटर कर रहा है तो यहाँ थीटा ही बनाएगा पहली चीज, और यहाँ पे एंगल 2 थीटा बनेगा। इन चीजों को भी याद रखना, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा से एंटर कर रहा है, एंटर किस एंगल से कर रहा है, थीटा, तो एग्जिट किस एंगल से करेगा, थीटा। यहां पे कितना एंगल बनेगा, 2 थीटा, ठीक है ना, यहां पे कितना एंगल बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहां पे वो क्या एंगल बनाएगा, 2 थीटा एंगल बनाएगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और टाइम कितना स्पेंड करेगा, टोटल टाइम, और यहाँ पे जो एंगल है 2 थीटा बाई 2 पाई, यानी कि थीटा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। एक सवाल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में उसने सब कुछ वैसा ही दिया है, पर ये एंगल हमें प्रोवाइड कर दिया π/6, और टाइम आपसे पूछा है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां पे हमें फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए θ/π और सिंपली 2πm डिवाइडेड बाय QB। QB की जगह QB नॉट डाल दिया हमने, जो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड दी है। थीटा की जगह π/6 क्वेश्चन में दिया है, π/6 डिवाइडेड बाय पाई, और यहां से आ जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय QB नॉट। तो यहां से हमें टाइम कितना मिल जाएगा, पाई से पाई कट गया, यहां से आ गया πm डिवाइडेड बाय 3 QB नॉट। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इतना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा। एक्चुअली ये पार्टिकल ऐसे जाएगा इस तरीके से और यहां से एग्जिट कर जाएगा। जितना एंगल से वो एंटर कर रहा था उसी एंगल से ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ओके, ये अभी हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना है। आप सोचो अगर सर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, ठीक है ना, सपोज ये चार्ज पार्टिकल कैसा होता, नेगेटिव होता, तो क्या होता? ठीक है ना। उससे पहले चलो एक काम करते हैं, अभी जिस एंगल से एंटर कर रहा है वो एंगल एक्यूट भी है। यहाँ पे आपका जो थीटा है वो कैसा दिया गया, एक्यूट एंगल दिया गया कि सर अगर ऑब्ट्यूस एंगल होता तो क्या होता। कहने का मतलब है पहले हम ऑब्ट्यूस एंगल वाला केस देख लेते हैं कि अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता और उससे एंटर करता तो क्या फर्क पड़ता। वैसे ही जैसे पहले किया था, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे, वैसे ही दोबारा से यहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं और कोई पार्टिकल अब एंटर कराते हैं। मान लो ऐसे एंटर कर रहा है, देखो ऐसे एंटर करने से आप देख सकते हो ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा है ना अब ये देखो एंगल, ठीक है ना। पहले ये एंगल अगर हम ध्यान से देखें, यहां से जो हमें एंगल दिखा था वो मुझे एक्यूट दिखा था, बट अगर अब आप देख रहे हो यहां से ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है। आप ये वाला देखोगे तो एक्यूट होगा, बट ये वाला अभी भी ऑब्ट्यूस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, है ना, इस वेलोसिटी से एंटर कर रहा होगा। अब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना, अब फोर्स ऐसे लगेगा। अब इसका जो मोशन होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से आएगा, और जिस एंगल से एंटर कर रहा है वैसे ही एग्जिट करेगा, ठीक है ना। यानी कि अब जो इसका मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है F, ये कुछ इस तरीके से पहले नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहां से कहीं से एग्जिट करेगा। तो जिस एंगल से एंटर कर रहा था उसी ऑब्ट्यूस एंगल से, थीटा से, ये एग्जिट करेगा। आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चेंज आया ना यहाँ पे। और अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो इस बार सेंटर आपका अंदर पड़ेगा, ठीक है ना। इस बार आपका जो सेंटर है वो कहां पड़ेगा, यहाँ पे अंदर पड़ेगा। अब ये एंगल अंदर वाला कितना होगा हम ये देख लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हो अंदर एंगल कितना होगा तो भी हम देख सकते हैं। हम जानते हैं ये वाला एंगल कितना है, इस ट्राइंगल पे देख लेते हैं। इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमारा होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, सॉरी 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, ये वाला भी 180 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, पहले आप इस एंगल को देखो, ये हो गया मेरा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो गया मेरा 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अब आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अब हम इस एंगल में इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हो कि ये वाला अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। तो आपको पता है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, बोलो 90 डिग्री, है ना। ये पूरा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, मान लो ये एंगल अभी नहीं पता तो आपने फाई मान लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई प्लस 180 माइनस थीटा। तो यहां से अगर आप फाई निकालना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, आप इसको राइट साइड ले जाओ, ठीक है ना। यहां से आप अगर इसको राइट साइड ले जाते हो तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 90 माइनस 180 प्लस थीटा, यानी कि यहां से आ जाएगा थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना एंगल आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, फाई थीटा माइनस 90। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90। तो ये दोनों एंगल थीटा माइनस 90 हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि अब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, यानी कि 2 प्लस ये जो तीसरा एंगल है ये अंदर वाला एंगल, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो 2 टाइम्स फाई कितना है, थीटा माइनस 90 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, यहां से आ जाएगा 2 थीटा माइनस 180 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से अगर आप अल्फा निकालते हो 180 वहां चला जाएगा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा,
यानी कि ये हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। और अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल आपका कितना बन जाएगा 2 थीटा। यानी कि मैं जितनी भी मेहनत करा रहा हूं आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये एंगल दोनों ऑब्ट्यूज हैं, यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, तो अंदर वाला एंगल आपको दोबारा से 2 थीटा ही मिलेगा। ये वाला थीटा, ये थीटा, अंदर वाला अभी भी आपको क्या मिलेगा 2 थीटा। यानी कि पीछे और इसमें कुछ बदला नहीं ना। फिर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल थीटा था, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल अंदर आर्क वाला एंगल आपको 2 थीटा मिला था। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, कैलकुलेशन करने का तरीका बदल जाएगा पर ये वाला एंगल अल्टीमेटली कितना आएगा 2 थीटा। जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उससे ये वाला एंगल अभी भी कितना आ रहा है हमारा 2 थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पे दोबारा से टाइम पूछा जाए तो आप फिर से वही कर सकते हैं 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और फॉर्मूले में कितना आ जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, तो यहां से टाइम हमारा फिर से आ जाएगा सेम थीटा बाय पाई और 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। पर ये याद रखना यहां से जो एंगल लिया गया है वो ऑब्ट्यूस लिया गया है, मतलब जब ये ज्यादा, ये आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये ज्यादा है ना, और सेंटर जब हमारा अंदर लाई कर रहा है उस केस में भी यही फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या फर्क पड़ता है अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं यही क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेता तो उस पर फोर्स ऊपर ना लग के नीचे लगता, यानी कि वो फिर हमें इस तरीके का ही मोशन देता। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये मेरी फील्ड ऐसे इनटू द पेज कुछ दी गई है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और वो आपसे बोल रहा है एक्यूट एंगल वाला केस है, वो बोल रहा है ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्यूट एंगल वाला केस ऐसे एंटर कर रहा है, आपको दिख रहा है ये एंगल थीटा एक्यूट है, वेलोसिटी इधर है, पर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इस पे फोर्स ऊपर ना लग के नीचे लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स नीचे लगेगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा और फिर से ऐसे एग्जिट करेगा। ठीक है ना, ऐसे जाएगा और फिर यहां से एग्जिट करेगा, फिर जिस एंगल से एंटर करा था उसी से एग्जिट करेगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ये वाला एंगल देख लो। अगर आप सोच रहे हो यहाँ सेंटर कहाँ पड़ेगा तो इसका सेंटर यहाँ होगा, ये इसका रेडियस होगा। और अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हो, क्योंकि यही एंगल हमें चाहिए होगा, ये कैसे आएगा, इस एंगल को निकाल लो, ये हो गया 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल भी अगर आप निकाल लोगे, ये वाला भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये टोटल एंगल अगर आप देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 180 माइनस थीटा। ये एंगल आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया, फॉर नेगेटिव चार्ज। बट मैंने देखा है आप लोगों के सिलेबस में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं देता है, तो हम लोग थोड़ा सा बस इसको समझ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड आए तो हमें आइडिया होना चाहिए। कई बार ना कई चीजों को हम सिर्फ छू के निकल जाते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि ये इस तरीके से होगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कभी आए ना नीट में, दोबारा ना पूछे। ये सिंपल वाला केस आपसे पूछ सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला एक बार को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आ जाए, या फिर मैं आपको बताता हूँ जो नीट के हिसाब से क्वेश्चन बनता है वो बहुत सिंपल बनता है। नीट के हिसाब से क्वेश्चन, नीट वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं कि नीट में कैसा क्वेश्चन दे सकता है, तो काफी आसान क्वेश्चन देगा। अगर नीट में देगा सबसे सिंपलेस्ट केस देगा, उसमें वो क्या करेगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दी, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दी मान लो इनटू द पेज, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। सोचो सीधा सीधा आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आपको पता है इस पे फोर्स लगेगा कैसे, ऐसे, और ये सीधा निकल जाएगा ऐसे। यहां पे आप किसी भी एंगल को इसको कितना ले सकते हो 90 डिग्री, यानी कि थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये सेमी सर्कल बनाएगा, क्योंकि ये कितना बनाएगा सेमी सर्कल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका सेंटर ढूंढ रहे हो ना, तो आपको पता है वेलोसिटी इधर है और यहाँ पे ये ऐसे एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे ही इसका क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे रेडियस, ये आर, ये डिस्टेंस टोटल 2r बन जाएगा। तो मतलब वो ऐसे एंटर करेगा, ऐसे घूमेगा और एग्जिट कर जाएगा। तो कितना टाइम अंदर स्पेंड करेगा आप डायरेक्टली देख सकते हो, वो t/2 होगा, यानी कि पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी डायरेक्टली। ठीक है ना, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में आ जाए। हो सकता है आपको वो ये डिस्टेंस पूछ ले, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप समझ जाना 2r होगा। 2r का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे 2r का मतलब r का फॉर्मूला होता है mv डिवाइडेड बाय qb। हो सकता है वो डिस्टेंस पूछ ले, ये पूछ ले ये डिस्टेंस कैपिटल D कितना है, तो आप बता सकते हो ना ये डायमीटर जो बन रहा है वो कितना है 2r, और r का फॉर्मूला mv बाय qb होता है।
ये क्वेश्चन मुझे लगता है नीट में आने लायक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसे डायग्राम्स वाले वो नहीं पूछता। हाँ, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ के चले जाते हैं, रिवाइज करके चले जाते हैं। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें, ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस कैटेगरी में क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पे ना मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेके यहां तक है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड देती। उसने कहा यहां से शुरू हो रही है, यहां से खत्म। तो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, आप देखना ध्यान से कैसे आया चार्ज पार्टिकल, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये मान लो ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ये आया 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 इधर इस तरीके से। फोर्स कहां लगेगा पहले सोचो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, फोर्स कहां लगेगा इस पे, ऊपर की तरफ। यानी कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहां से ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहां से एग्जिट करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? फिर से देख लो, ये कैसे आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और यहां जाके इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहां से कहीं से एग्जिट कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो ये एग्जिट करेगा ना, वही आपसे पूछेगा कि ये थीटा क्या होगा जिससे ये एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसके मोशन में मान लेते हैं वो चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहां से मान लो एग्जिट कर रहा है। तो जब यहां एग्जिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v। तो ये डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है कि ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से इसको डिफ्लेक्शन मिलेगा, कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये पूछ सकता है। निकालने का तरीका बहुत आसान है, आपको ये डिस्टेंस दिया गया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गया है 2, ये डिस्टेंस कितना दिया गया d। इतने रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। आप क्या करो, एक ना यहां पे आपको पता वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी यहां पे, दोनों जगह परपेंडिकुलर डाल दो। देखो यहां से एंटर कर रहा था, वेलोसिटी इधर थी, यहां से एग्जिट कर रहे हैं तो वेलोसिटी इधर है। तो अगर आप दोनों जगह परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर आप यहां से डालो, तो मान लो आपने ये परपेंडिकुलर डाला, एक यहां से डालो तो यही डाला, तो ये दोनों मेरी रेडियस बन जाएंगी, जहां दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, एक आप यहां परपेंडिकुलर डालो, एक यहां डालो, जहां दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे वहां पे आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। मान लो ये सेंटर कितना हो गया O। ठीक है, अब ऐसे में आपको ये डिस्टेंस पता, ये एंगल पता है थीटा, है ना, आप देख सकते हो ये एंगल पता है थीटा, और ये एंगल पता है कितना होगा 90, क्योंकि वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होती है ना। यहां थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, यहां से एक लाइन खींच दो, क्योंकि इस लाइन की लेंथ आप जानते हो कितनी है, d है ना। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। देखो तीनों का सम 180 आ जाएगा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ऐड करके देख लो, ये एंगल मेरा 90 है, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, r साइन थीटा मेरा d के इक्वल होगा। इस ट्राइंगल में r साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, हमारे d के बराबर। दिख रहा है ध्यान से, r साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर। यानी कि आप यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं, वो मुझे मिलेगा d बाई आर। आप जानते हो यहां से r को हम लिख सकते हैं mv डिवाइडेड बाय qb, तो आप ऊपर से देख सकते हो फॉर्मूला बन जाएगा qbd डिवाइडेड बाय mv। ये मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, या फिर आप सिर्फ इतना याद रखो साइन थीटा डी बाई आर, फिर आर की वैल्यू याद कर लेना, इतना तो हम कर सकते हैं ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन बस इसमें यही है कि आपको हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, और अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप साइन थीटा डी बाई आर याद रख सकते हैं। अब रेडियस का फॉर्मूला तो हमें याद है एम बी बाई क्यू बी। मोमेंटम की टर्म में दे तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू बी डी डिवाइडेड बाय मोमेंटम, एम बी को ही तो मोमेंटम कहते हैं, तो साइन थीटा मेरा ये भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो गई। ऐसी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, यहां पे भी सेम चीज है। फिगर शोज अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q, मास m, मूविंग विद वेलोसिटी v along the axis enters a region of uniform magnetic field, minimum value of v so that charge particle is deflected by 30 डिग्री। यानी कि वो अगर हम ध्यान से देखें, यहां से यहां तक a रीजन है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में, कितने रीजन में, सिर्फ इतने। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये a है, ये यहां से यहां तक b है, यानी कि इसको हम d कह सकते हैं, जो कि मेरा b माइनस a होगा। ये वो रीजन है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो डेफिनेटली यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर कहां से कर रहा है वो मैटर करता है। यहां से एंटर कर रहा है तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, यहां से एंटर कर रहा है और ऊपर जाके डिफ्लेक्ट करेगा, और यही डिफ्लेक्शन एंगल क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री दिया है। तो यानी कि क्वेश्चन को शुरू ऐसे ही कर लें जैसे हमने देखा था, साइन थीटा को d बाई आर रख दें, ठीक है ना, साइन थीटा को d बाई आर रख दें, और उसके बाद हम लोगों को पता है हमें v निकालना है, हमें पता है यहाँ d, r को हम लिखते हैं mv बाई क्यू बी, तो यही बन जाएगा फॉर्मूला। तो v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d
और डी की जगह हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी माइनस ए, और चार्ज मेरा कितना है, जो भी चार्ज है क्यू इंटू बी, ठीक है ना, और मैं वी निकाल रहा हूं तो यहां से आ जाएगा एम इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वी कितना आ जाएगा क्यू बी, और b माइनस ए साइन 30 1/2 होता है तो ये 2 पर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एम, ठीक है ना, ये मेरा 2 का फैक्टर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एम। ओके डन। इस तरीके से आप देख सकते हो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब दोबारा देखते हैं, ऐसा सही एक सवाल हो रहा है, एक और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। A particle having mass m and charge q is projected in a region having perpendicular magnetic field as shown. If the width of the field mb by 2 qb, then the deviation angle. यहां से deviation angle पूछ लिया, हमें पता है वही sin थीटा का फॉर्मूला हम पता है, d डिवाइडेड बाई क्या होता है r, यानी कि ऊपर आ जाएगा qb डिवाइडेड बाई mb, यही फॉर्मूला था ना। अब आप देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी का फॉर्मूला दिया है, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से mb, ठीक है ना, डी हो जाएगा mb साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, और ये किसके इक्वल दिया है देखा जाए, ये दिया है एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल, वो दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप देखो क्यू बी से क्यू बी कट गया, एम बी से एम बी कट गया, यानी कि आपको साइन थीटा किसके इक्वल मिल गया, आप देख सकते हो एक 2 का फैक्टर भी है, सॉरी ये रहा ना, यहाँ लिखा था हमने एक 2 का फैक्टर भी है, तो यहाँ से क्यू बी कट गया, एम बी से एम बी कट गया, साइन थीटा आ गया 1/2, तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से 30 डिग्री। तो जो हमारा डेविएशन आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6 आ जाएगा। In a region, a uniform electric field E and a uniform magnetic field B exist parallel to each other. If charged particle enters perpendicular to the field, then the path of the particle. अब एक चीज समझना, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुए, समझना ध्यान से, और चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर जाता है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे दे रखी है किसी रीजन में, इस तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन लेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ लेगा। यही तो होता है जब भी वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर होती है ना, आपकी v परपेंडिकुलर है तो ऐसा पाथ ले लेता, ठीक है। पर यहां पे वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके पैरेलल है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है उस पर एक राइट साइड भी फोर्स लगेगा। राइट साइड कितना फोर्स लगेगा उस पर, QE, और इससे उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा QE बाई m, तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में भी स्पीड होगी, सर्कुलर मोशन के साथ साथ स्पीड भी मिलेगी, तो ये हेलिक्स बन जाएगा, यानी कि वो शुरू यहां से करेगा पर ये ऐसे ऐसे बनेगा। पर यहां पे हेलिक्स भी ऐसा आम वाला नहीं, यहाँ पे हेलिक्स भी ऐसा मिलेगा जिसकी पिच बढ़ती जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी किसी एंगल पे होती है मैग्नेटिक फील्ड के तो हेलिक्स बनता है, पर वहां पे स्पीड कांस्टेंट होती थी, यहाँ पे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक एक्सेलरेशन मिलेगा, स्पीड बढ़ेगी क्योंकि इसकी राइट साइड में स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो इसकी पिच बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, इट एम्प्लाइज पिच इंक्रीजेस, ठीक है ना, इससे इसकी पिच बनेगी। क्योंकि पिच का फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो, यहाँ पे टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2πm डिवाइडेड बाई QB, ये मेरा टाइम पीरियड हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और यहाँ पे जो v पैरेलल है वो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टाइम के साथ साथ v बढ़ता जाएगा तो इसकी पिच बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ पे जो मेरा हेलिक्स बनेगा वो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म पिच वाला, यानी कि इसकी पिच नॉन यूनिफॉर्म है। पहले इसकी पिच मतलब ये डिस्टेंस कम है पर ये स्पीड बढ़ती जा रही है और वो सर्कल में भी घूम रहा है, इसलिए इसकी पिच बढ़ रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको लीव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स लगता है? अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है। अब एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में जब पड़ी होती है तो क्या फॉर्मूला लगता है, क्या फोर्स लगता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो यहाँ पे एक वायर है, इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक वायर मैं कंसीडर कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसमें कुछ करंट जा रहा है वायर में। अब हम ले लेते हैं कि इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से इसमें कुछ फ्लो कर रहा है करंट I, ठीक है। सो हम लोग सिंपली देख सकते हैं वायर में जब करंट फ्लो करे
और उसको हम रख दें एक मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज। अब आप करंट को कंसीडर कर सकते हो कि चार्ज पार्टिकल ही फ्लो कर रहे हैं, करंट इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को ही करंट कहते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आगे जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे चार्ज पार्टिकल आगे जा रहे हैं तो उन पे फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर, यानी कि इस वायर पे भी फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही हम देख सकते हैं इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे लगता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम इसको बोलते भी करंट ही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर, और ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है, सेकंड फिंगर करंट के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कहां लगेगा इस पे, ऊपर, है ना, पर पूरी वायर पे लगेगा। अब सिर्फ एक छोटे चार्ज पार्टिकल में नहीं, पूरी वायर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। अब फोर्स लगेगा कितना, हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता था वो ये लगता था, है ना, क्यू वी क्रॉस पी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा था फोर्स का फॉर्मूला, जब हम लोग ध्यान से देखते थे ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ये किस पे लगता था, ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पे। अब यहाँ एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ मल्टीपल चार्ज पार्टिकल है, यहाँ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। तो अगर आप लोग यहाँ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं तो आप इसकी लेंथ को कंसीडर करें कि कितनी लेंथ है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लग रहा है। जितनी ज्यादा लेंथ हो जाएगी उतने ज्यादा चार्ज पार्टिकल हमारे हो जाएंगे, यानी कि यहां मुझे टोटल चार्ज पार्टिकल चाहिए होंगे, एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहां बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे। यहां पे जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बदल जाएगा। आप लोग इसको डायमेंशनली देखना चाहते हैं तो मैं आपको विजुलाइज करा देता हूं। ये चार्ज हो गया, इसको आप कुछ लेंथ पर यूनिट टाइम कह सकते हैं और क्रॉस बी कह सकते हैं, और लेंथ को मैं एक वेक्टर मान लेता हूं क्योंकि जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई टी को हम लिख देते हैं करंट, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट इसको हम लिख सकते हैं करंट, और यहां से इसको लिख देते हैं एल क्रॉस बी। तो ये मेरा कुछ फॉर्मूला बन जाता है फोर्स का। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है उसकी लेंथ को हमने यहाँ पे एल लिया है। तो यानी कि दिस इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि इसको भी हम ध्यान से देख सकते हैं, इसकी वैल्यू पे भी अगर हम डिस्कशन करें तो हम कह सकते हैं ये फोर्स मैक्सिमम होगा कब, ठीक है ना, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। अगर हम ध्यान से देखें फॉर्मूला तो इसका बन जाएगा जैसे पहले बना था आई एल बी साइन थीटा, ठीक है ना। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला बन गया आई बी एल, या फिर इससे बेस्ट है हम इसको ऐसे याद रखते हैं बिल, ठीक है ना, बी आई एल, और हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा। अब ये मैक्सिमम कब लगेगा, ये मैक्सिमम कब लगेगा, मैक्सिमम लगेगा जब मेरा थीटा होगा 90 डिग्री। एक्चुअली जो एल है इसकी डायरेक्शन करंट की ही डायरेक्शन है। यहाँ पे एल इज अ वेक्टर विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट को तो हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, इसलिए हमने एल को वेक्टर क्वांटिटी यहां डिफाइन किया है। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे केस में हम क्या ले सकते हैं, मेरा जो फोर्स है वो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा, बी आई एल, है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर थीटा मेरा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया, ऐसे केस में मुझे कोई फोर्स नहीं मिलेगा, मिनिमम हो जाएगा यानी कि 0। तो फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम तब मिलेगी जैसे कि चार्ज पार्टिकल्स में भी होता था। यहां पे करंट की बात करेंगे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। पहले हम बोलते थे वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, पर यहां पे अलग है, ठीक है ना। सो आप इसको याद रखें, फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक फोर्स का फॉर्मूला है, जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ये बिल्कुल वैसे ही फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वो ऐसे बोल सकता है कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक वायर है इस तरीके से, और इसकी लेंथ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वायर हमने कंसीडर कर ली इस तरीके से, ये हमारी वायर है और इसकी कुछ लेंथ हमने कंसीडर कर ली, लेट अस से एल, ओके, इसकी लंबाई हमने कंसीडर कर ली एल। और अगर हम ध्यान से देखें, मान लो इसमें कुछ करंट जा रहा है, मुझे नहीं पता करंट कहां से जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ ए पॉइंट मैंने बोल दिया, ये इसको हम बोल देते हैं P और इस पॉइंट को बोल देते हैं Q, ठीक है। और इसके मास को, रॉड के मास को, रॉड का जो मास है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं M, ठीक है।
सो अब मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला कि यहां पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी है, इनटू द पेज। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा यहां क्वेश्चन में व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड and direction of current if the rod is falling with constant velocity। तो वो कह रहा है कि यहां पे रॉड नीचे गिर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, हो सकता है या फिर और एट रेस्ट, ऐसे भी बोल सकता है वो रेस्ट पे, यानी कि वो कहना चाहता है इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब ये कैसे हो सकते हैं, इस रॉड पे नेट फोर्स जीरो कब हो सकते हैं, जब इस पे डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो। नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो डेफिनेटली mg लग रहा होगा, नीचे जो फोर्स लग रहा होगा mg लगा होगा, तभी तो उसने मास दिया, इसलिए वो मास दे रहा है। ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए जो इसको बैलेंस कर ले। ऊपर कौन सा फोर्स लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स, जो कितना लगना चाहिए, BIL मैक्सिमम लगा लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है वैसे भी। तो यहां पे करंट कैसे जाए, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर करंट मेरा पी से क्यू जा रहा हो, देखो तो ये हो सकता है ना, अगर मेरा करंट पी से क्यू जा रहा हो, इस तरीके से मेरा करंट जा रहा हो लेटर से आई, तो आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन में आप ये फिंगर करो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन पी से क्यू होनी चाहिए। तो आप इस केस में बोल सकते हो डायरेक्शन, अगर आप सॉल्यूशन यहां पे लिख रहे हो तो डेफिनेटली डायरेक्शन पी से क्यू ही हो सकती है, क्योंकि अगर क्यू से पी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो क्या होगा, अगर क्यू से पी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट ऐसे, तो फोर्स नीचे लगेगा, तो यहां तो नेट फोर्स नीचे हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं mg नीचे लगे और हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगे, जो इस रॉड को बैलेंस कर सके। यानी कि सॉल्यूशन में हम सिंपल से पहले कह सकते हैं, डायरेक्शन तो हम पहले बता देते हैं, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, P से लेके Q, सो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, ताकि मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग सके, ऊपर की तरफ लग सके और वो इसको बैलेंस करे। और अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप यहां पे क्या डाल दोगे, मैग्नेटिक फोर्स mg के इक्वल हो जाए, यानी कि आप कहोगे कि सर अगर BIL किसके इक्वल हो जाए, mg के इक्वल, तो हमें I का फॉर्मूला कितना मिल जाएगा, mg डिवाइडेड बाय BL, mg डिवाइडेड बाय BL। इतना करंट जब इससे फ्लो करेगा P से Q की डायरेक्शन में, तो आपका वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट, या फिर हो सकता है ये रेस्ट पे हो, ठीक है ना, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है वो बोले कि रॉड बैलेंस हो रही है, रॉड इज बैलेंस्ड, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, आपसे ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, रॉड इज बैलेंस और रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसे वर्ड अगर वो यूज कर रहा है मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हो सकता है वो रेस्ट पे ही हो। तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकता था, रॉड फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, रॉड इज एक्चुअली एट रेस्ट, या फिर रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम दो वायर्स को कंसीडर कर ले, दो करंट कैरिंग वायर्स को कंसीडर कर ले, तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, यानी कि अब यहां पे हम दो वायर्स कंसीडर करते हैं, लेट अस से ये एक मेरी वायर है और एक दूसरी वायर, और मैंने ये कंसीडर कर ली, ठीक है, और दोनों में करंट जा रहा है, मैं मान लेता हूं इनफाइनाइट करंट जा रहा है, मान लो इसमें भी करंट जा रहा है अभी ऐसे, और इसमें करंट जा रहा है कुछ I1, और इसमें करंट जा रहा है ऊपर, इसमें भी करंट जा रहा है I2। अभी मैंने क्या माना है, करंट इन सेम डायरेक्शन माना है, अलग अलग करंट है, करंट इन सेम डायरेक्शन। अभी मैंने ये केस लिया कि मान लो दोनों में करंट फ्लो तो कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है। ये अपना पहला केस हो गया, ठीक है ना, ये अपना केस 1 हो गया, पहले केस में मैंने ये मान लिया। और डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो मैं ले लेता हूं, सपोज इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, और ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, लेंथ काफी बड़ी है, ठीक है ना, कुछ लेंथ होगी इनकी बट काफी लंबी लेंथ है, तो डिस्टेंस काफी छोटा है इनके बीच में और लेंथ काफी लंबी है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो r इज वेरी मच स्मॉलर देन, अगर इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ठीक है ना, L1 L2 इनकी लेंथ है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि L1 एंड L2 ये बहुत ज्यादा बड़ा है r वेक्टर से, ठीक है ना, L1
एंड L2, ये दोनों R से बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम पहले ऑरेंज वाली वायर को देखें, ये क्या करेगी, पिंक वाले पे फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि ऑरेंज वाली वायर की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑरेंज वाली वायर की क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, किस पे, पिंक वाली पे। और उस पिंक वाली वायर क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स फील करेगी। तो सबसे पहले ऑरेंज वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखो, ऑरेंज वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड एट पिंक, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, इसको हमने वायर 1 का नाम दे दिया, इसको वायर 2 का नाम दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 causes force on wire 2 and vice versa। इसका क्या मतलब होता है vice versa? यानी कि जिस तरीके से, जैसे मान लो दो दोस्त खड़े हैं, ये दोस्त इसको प्यार कर रहा है, ये दोस्त इसको प्यार कर रहा है, ये दोस्त इसको बुला रहा है, ये इसको बुला रहा है, वैसे ही यहाँ ऑरेंज वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगी तो इस पे फोर्स लगेगा, और पिंक वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऑरेंज पे आएगी तो इस पे फोर्स लगेगा। तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 कॉसेस फोर्स ऑन वायर 2। तो पहली वायर का फोर्स होगा कितना, अगर हम ध्यान से देखें, इसकी फील्ड देखते हैं पहले, इसकी फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, कैसी होगी। सबसे पहले आप देखो, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, आप ऐसे करो तो इसकी फील्ड यहाँ पे होगी B1, इसकी फील्ड होगी, मान लेते हैं हम कितनी ले लेते हैं यहाँ पे B1, ऐसी होगी ना, इनटू द पेज होगी ना इस डिस्टेंस पे, है ना, यही तो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1। तो B1 कितना होगा, आप देख सकते हो, B1 यहां से हो जाएगा म्यू नॉट, कितना करंट है इसमें वायर में, I1, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसका करंट लेंगे, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ये हो जाएगी। और अगर हम फोर्स देखें, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब वायर 2 की वजह से वायर 1 पे जो फोर्स लगेगा वो F21 है। ये किसके इक्वल होगा, हमें इस पे फोर्स देखना है, इस वायर पे। अब भूल जाओ इस वायर को, अब बस मैग्नेटिक फील्ड इस पे है B1 और करंट इसमें है I2, यानी कि यहां पे फोर्स कितना लगेगा, BIL, B1 है ना, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे B1, और इसमें करंट कितना है आप देख सकते हो I2, और इसकी लेंथ कितनी होगी L2। यानी कि यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R इंटू जो भी इसकी लेंथ है L2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है। क्या डायरेक्शन होगी, करंट ऊपर जा रहा है, देखो अब लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ये रूल बनाओ, सबसे पहले किसी एक को चूज कर लो, या तो करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं, इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इससे देखो, इनटू द पेज। करंट कहाँ है, करंट ऊपर है, अब ये डायरेक्शन नहीं छेड़नी है, इस फिंगर को नहीं छेड़ना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले गए ऐसे, है ना, इसको ऊपर ले गए, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ये इधर, तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, यानी कि ये F21 वाला जो फोर्स है वो इस साइड लगेगा, यानी कि ये वायर अट्रैक्ट हो रही है, ऑरेंज वाली वायर पिंक वाली वायर को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट था, करंट इन सेम डायरेक्शन, तो ये ऑरेंज वाली वायर इस पिंक वाली को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें, आप उल्टा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे F12, मतलब अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना, वायर 1 पे फोर्स निकालेंगे ड्यू टू 2, यानी कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, वो कैसे निकाले। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसकी, पिंक वाले की। पिंक वाले में करंट ऊपर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसमें करंट ऊपर है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर पे आउट ऑफ द पेज होगी, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 का नाम दे सकता हूं, ये नाम क्या आ जाएगा इस पे, B2, क्योंकि ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड है 1 पे। और अगर हम फोर्स की बात करें, यहां से F12 का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 करंट ऑफ वायर 1 लेंथ ऑफ वायर 1, इसकी लेंथ इसका करंट पर फील्ड इसकी लेंगे इस पे, तो यहां से कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2, बस लेंथ आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। तो आप देख सकते हो यहां पे F21 का फॉर्मूला F12 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे F21 का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 L2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R इंटू L1। अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो दोनों तरफ से, यानी कि आप यहां से क्या निकाल लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आप यहां से फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूला आ जाएगा सिंपली म्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से भी आप चेक कर सकते हो, सेम ही आएगा।
अगर आप यहां से भी इस लेंथ को L1 को F12 से डिवाइड कर दो, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने की कोशिश करोगे तो सेम आएगा, यानी कि म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों केस में सेम आ रही है। यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, फाइनल फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर के बीच में सेम है। क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यानी दोनों वायर्स पे फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम लग रहा है। और यहां पे इस पे डायरेक्शन अगर आप फोर्स की देखना चाहते हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ द पेज कर लो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को देखो मैंने आपकी तरफ कर दिया, पर करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर करो। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, ये देख सकते हो मेरी जो पॉइंट है आपकी तरफ हो रही है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब लेफ्ट साइड जाएगा, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा। फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है ना। F12 डिवाइडेड बाई L1 इज सेम एज F21 डिवाइडेड बाई L2। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे। फोर्सेस सेम है दोनों के बीच में, एक तरीके से हम फोर्सेस भी कह सकते हैं, कुछ कुछ सेम है। इनफाइनाइट लेंथ ले रहे हैं तो फोर्सेस ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, क्लियर है। वैसे भी न्यूटन का लॉ एक्शन रिएक्शन तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। अभी मैंने करंट दोनों में सेम डायरेक्शन लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, केस 2, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। मान लो पहली वायर ये है, ठीक है, और दूसरी वायर मैं कंसीडर कर लेता हूं ये, ठीक है ना। अब दोनों हमने क्या कर लिया, करंट अलग डायरेक्शन में ले लिए। मान लो इसमें करंट मेरा I1 है और इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है I2, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों में। और मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली है R, है ना। इनके बीच की दूरी को क्या मान लिया हमने? R। अब अगर आप इसकी फील्ड देखोगे पिंक वाले की, यहाँ पे फील्ड कैसी होगी? पिंक वाले की फील्ड यहाँ देखोगे तो ये इनटू द पेज होगी, ठीक है ना। इस तरीके से इनटू द पेज होगी, ऐसी होगी ना। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 होगी। और येलो वाले की फील्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसी होगी? येलो वाले की फील्ड भी देखोगे वो भी इनटू द पेज होगी, तो येलो वाले की फील्ड भी यहाँ पे इनटू द पेज होगी। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड B2 कह सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला सेम रहेगा। फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप इस पे डायरेक्शन देख रहे हो, देखो इस पे कैसी डायरेक्शन लगेगी, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, करंट ऊपर है, तो इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, यानी कि F12 इधर होगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा F21, यानी कि अब ये रिपेल करेंगी, अब एक दूसरे से क्या करेंगी? रिपल्शन करेंगी। यहां पे हमें रिपल्शन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। पहले हमें अट्रैक्शन होता हुआ नजर आ रहा था, इस केस में हमें क्या मिल रहा था? दे अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे क्या मिल रहा था? अट्रैक्शन था। यहां पे वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे, एक दूसरे की तरफ लग रहे थे, ठीक है ना। यहां पे भी इक्वल एंड अपोजिट है, बट ये अवे लग रहे हैं, ये रिपल्शन हो रहा है। ये वायर इधर की तरफ फोर्स फील कर रही है इधर, यानी कि दो वायर्स ऐसे पड़ी हैं, अगर इन दोनों को एक दूसरे की तरफ फोर्स मिल रहा है तो अट्रैक्ट होंगी, अगर अपोजिट मिल रहा है तो रिपेल होंगी। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो रिपल्शन होता है, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन होता है। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन, दोनों करंट नीचे होते तो भी अट्रैक्शन। यहां पे एक करंट ऊपर है, एक करंट नीचे है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमेशा रिपल्शन होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें तो वो सेम रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बरकरार रहेगा। वो कितना आएगा? म्यू नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ करंट और डिवाइडेड बाय 2π इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ यही रहने वाला है। बात क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये चीज अब नहीं बदलेगी। ओके, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, आज अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को देखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग याद रखना। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था BIL साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू तब जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो, मिनिमम वैल्यू तब जब वो कैसा हो, पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल हो करंट, तब हो सकता है। और दो वायर्स के बीच में ये फोर्स लगता है। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है?
ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं दोनों करंट्स को डबल कर दूं तो क्या होगा, एक करंट को हाफ कर दूं, दो दूसरे को डबल कर दूं, डिस्टेंस वायर का बढ़ा दूं, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे वायर का, यानी कि यहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन वायर के, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे ये उतना कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये वायर के डिस्टेंस बिटवीन वायर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये 1/r की तरह लिखा जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अगर हम ध्यान से देखें करंट होगा इनमें ज्यादा, उतना ज्यादा फोर्स आपको मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ करंट I1 और I2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, I1 और I2 का जो प्रोडक्ट है इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आज थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे की चर्चा करूंगा। अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा फोर्स के क्वेश्चंस हमें और करने हैं, प्लस हम लोगों को टॉर्क के बारे में और थोड़ा एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे भी चर्चा करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आप लोगों से। यहीं पे चर्चा हम जहां आज खत्म की है यहीं से शुरू करेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करो, अभी आप थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना और मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो। इसकी एक्सरसाइज 1 जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए आप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आप लोगों के सामने आएगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं।